नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हरित क्रांति के बारे में। इसको क्यों शुरू किया गया और साथ में इसके परिणाम क्या रहे। वहीं पर इसके कुछ नकारात्मक बिंदु भी हैं तो उनको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसकी शुरुआत 1960 और 70 के दशक के दौरान की गई। आप सभी को पता है कि उस दौरान भारत में स्थितियां क्या थीं। भारत की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, वहीं पर खाने के लिए अनाज कम होता जा रहा था, यानी कि भारतीय कृषि की जो उत्पादकता है वो लगातार गिरती जा रही थी। वहीं पर कुछ कृषि वैज्ञानिक थे तो उन्होंने सोचा कि भारत की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो बाहर से उन्होंने क्या किया, उन्नत बीज मंगवाए और भारत में ही उनको एक तरीके से हाइब्रिड बनाया, यानी कि संकर बीज बनाए और जिनसे भारत की उत्पादकता बढ़ गई और इसी को नाम दिया गया हरित क्रांति। तो सबसे पहले इसकी हम पृष्ठभूमि समझते हैं, एक तरीके से विस्तार हुआ। तो भारत में कृषि का वैज्ञानिकीकरण गन्ना, कपास, तंबाकू के व्यवसायीकरण के साथ शुरू हुआ। वहीं पर एओ ह्यूम आपने सभी ने इतिहास में पढ़ा होगा। 1885 में मुंबई में इन्होंने क्या किया था, कांग्रेस की स्थापना की थी। इनके आग्रह पर लॉर्ड मेयो के द्वारा 27 अप्रैल 1871 में कृषि, राजस्व और वाणिज्य के एक संयुक्त विभाग की स्थापना की गई। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं कि संयुक्त जो आपका ये कृषि, राजस्व और वाणिज्य के लिए एक अलग विभाग की स्थापना किसके अनुशंसा पे की गई। तो आपको बताना है एओ ह्यूम की अनुशंसा पे। किसके द्वारा की गई, तो वो की गई मेयो के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अकाल आयोग 1880 में आया था, तो इनके निर्देशानुसार 1881 में कृषि का एक अलग केंद्रीय विभाग खोला गया। इसके बाद में क्या हुआ, 1901 से 1905 के दौरान भारत में 6 कृषि कॉलेज, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है ये, जिनमें से नंबर 1 पूना, कानपुर, सबौरा, नागपुर, लियादपुर जो वर्तमान में आपका पाकिस्तान में, साथ में कोयम्बटूर जो आपका तमिलनाडु में पड़ेगा। ये 6 कॉलेज जो हैं वो 1901 से 5 के दौरान एक मुख्य रूप से कृषि के लिए थे। लेकिन वहीं पे बात करें कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की पढ़ाई सर्वप्रथम बिहार के सबौरा में शुरू हुई। इसके बाद में क्या हुआ, ज्वाइंट इंडो अमेरिकन टीम की सलाह पर 1960 में भारत में पहला कृषि विश्वविद्यालय उत्तराखंड के पंतनगर में खोला गया। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीपीसीएस प्री मेंस, आप कोई भी वनडे एग्जाम उठा के देख लिए, मोस्टली क्वेश्चन आपको ये मिलेगा। तो याद रखिए 1960 में किसके सलाह पे खोला गया था, जो आपका इंडो अमेरिकन टीम थी उसी के सलाह पर, कहाँ पर, उत्तराखंड के पंतनगर में खोला गया। अब देखते हैं कि हरित क्रांति की शुरुआत हुई कैसे। भारत के संदर्भ में देखें अगर, क्योंकि विश्व में काफ़ी पहले से हरित क्रांति चल रही थी, जैसे आपका उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, वहाँ पे पहले से ही उपज बहुत अच्छी थी। तो वहीं से क्या हुआ, भारतीयों ने कुछ अच्छे बीज मंगाए। समय था 1960-67 की, एक नई कृषि नीति भारत में आई और इसके अंतर्गत क्या हुआ कि अधिक उपज वाले बीजों एवं फसली कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई। क्योंकि भाई जो कृषि नीति आई थी मुख्य रूप से किस लिए आई थी कि उत्पादकता बढ़े। उत्पादकता बढ़ेगी तो लोगों को भोजन मिलेगा, लोगों को भोजन मिलेगा तो उनका क्या होगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उनकी कार्य क्षमता बढ़ेगी। जब कार्य क्षमता बढ़ेगी तो कार्य क्षमता बढ़ने से क्या होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। प्रोडक्शन ज़्यादा होने से क्या होगा, एक तरीके से वहाँ पे जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ जाएगी। जो परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो आराम से रेवेन्यू जनरेट होगा, उससे क्या होगा, जीडीपी आराम से ग्रोथ होने लगेगी। तो एक तरीके से चक्र है, इसको आप समझने की जरूरत है। तो तीव्र वृद्धि का परिणाम हरित क्रांति था, यानी कि जैसे ही उन्नत बीज और साथ में कुछ योजनाएं चलाई गई तो एकदम से 1 से 2 साल के अंदर उसके परिणाम देखने को मिलने लगे। वहीं पर क्या हुआ, इसी परिवर्तन को एक तरीके से क्रांति नाम दे दिया गया और उसका नाम क्या रखा गया, हरित क्रांति। इसका श्रेय नोबेल पुरस्कार से सम्मानित एकमात्र कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग, वहीं पर अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। अगर विश्व स्तरीय बात किया जाए कि विश्व में सबसे पहले हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है, तो आप बताएंगे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। और इनके साथ में एक और विशेषता जुड़ी हुई है कि विश्व में एकमात्र ऐसे कृषि वैज्ञानिक हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। वहीं पर अगर हम भारत की बात करें कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी, वो की थी आपके डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने। उसके बाद में क्या हुआ, सन 1968 में जब भारत में पहली बार, देखिए 66-67 में आई और उसके रिजल्ट कब आ गए आपके, 1968 में। तो भाई फसल उगने में टाइम तो लगता है ना। वहीं पहली बार क्या हुआ कि 120 टन गेहूं से 50 लाख टन की बढ़त के साथ में कुल 170 टन गेहूं पैदा हुआ।
तो अमेरिका के वैज्ञानिक डॉक्टर विलियम गॉड ने इसे हरित क्रांति का नाम दिया। अब इस टर्म को आप अच्छे से याद रखिए, अगर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होगा तो इस तरीके से फ्रेम होगा कि भारतीय हरित क्रांति का नाम किसने जना था, यानी कि जो नाम था वो किसने दिया था। भाई डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने तो इसके क्या किया, शुरुआत कर दी थी भाई, एक कोई संकर बीज बना दिया, कुछ जो योजनाएं थी कृषि के अंतर्गत उन्होंने चालू कर दी। उन्होंने नाम नहीं दिया था, नाम किसने दिया था, विलियम गार्ड के द्वारा ये नाम दिया गया था। इस उपलब्धि 1960 के दशक के मध्य मैक्सिको से लाए गए गेहूं की उन्नत बीजों से भारतीय कृषि वैज्ञानिक ने संकरण द्वारा नई नई गेहूं की अधिक उपज देने वाली प्रजातियां विकसित की, जिनकी उत्पादकता प्रति हेक्टेयर 60 से 65 कुंटल थी, यानी कि एक हेक्टेयर में 60 से 65 कुंटल हो सकती थी उपज। इस तरीके से गेहूं भारत में बनाए गए। तो इस तरीके के कुछ फैक्चुअल डाटा है, यहाँ पे आपको याद रखने की जरूरत है। अब हम बात करेंगे इनके प्रभाव क्या रहे। तो अगर हम प्रभाव की बात करें तो हरित क्रांति का जो प्रभाव है मुख्यतः गेहूं और कुछ सीमा तक धान की फसल पर दिखाई पड़ता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव किन फसलों पर पड़ा। अब यहाँ पे आपको याद रखने की जरूरत है, देखिए खाद्यान्न फसल में गेहूं और चावल मुख्य रूप से आता है आपका, ठीक है। वहीं पर जितनी भी दलहनी फसलें थीं उन सभी पर हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। क्यों? क्योंकि सभी लोग बीज जो तैयार किए गए थे भारत में वो गेहूं और चावल के लिए ही उन्नत किस्म के बीज तैयार किए गए थे। वहीं पर जो उपज बढ़ती जा रही थी गेहूं और चावल की बढ़ती जा रही थी। अब उपज बढ़ेगी तो लोगों को पैसा मिलेगा, किसान की आय बढ़ेगी। तो इस कारण से किसान क्या करते थे, गेहूं और धान को ही एक तरीके से फसल प्रेफर करते थे। उस चक्कर में क्या हो गया कि जो जितनी भी दलहनी फसलें, चाहे मटर मसूर अरहर कुछ भी ले लीजिए आप, उन सभी की जो उत्पादकता है भाई जब बोई नहीं जाएगी तो उत्पादकता होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इस तरीके से ये कहा जाता है कि जितनी भी दलहनी फसलें थी उन पर हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। साथ में कुछ चीजें और थी, जैसे कि ये संपूर्ण भारत में नहीं थी। पंजाब ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, जो आपका वेस्टर्न यूपी है, मेरठ बागपत वाला जो क्षेत्र है वहां तक ही सीमित रही है। इसका रीजन क्या था? इसका रीजन कुछ इस तरीके से था कि यहाँ पे जो जोत होती है खेतों की वो बड़ी बड़ी होती हैं। अब बड़ी जोत होने का मतलब क्या है, जब बड़ी जोत होगी 2-4 बीघे की, जैसे मान लीजिए भाई 2 बिसवा है तो उसमें कौन से तुम मशीन लगाओगे आप। अब वही 3-4 बीघे या 3-4 एकड़ है तो उसमें क्या है, आप अच्छे से मशीनीकरण का प्रयोग कर सकते हो, कई सारी तकनीकी लगा सकते हो, तो जिस कारण से यहाँ की उत्पादकता बढ़ गई। वहीं पर अगर हम बिहार, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहाँ के जो किसान थे बिल्कुल अछूते थे, उनको पता भी नहीं था कि भाई उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में इस प्रकार की कोई क्रांति भी चल रही है, इस तरीके से कुछ वहाँ पे फसल को बढ़ाने के लिए कुछ चीजें चल रही हैं। साथ में कुछ मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़े। देखिए उपज बढ़ाने के लिए क्या किसान करता है, जो पेस्टिसाइड है, जो उर्वरक है या जो आपके कीटनाशक दवाइयाँ हैं वो अधिक मात्रा में डालते रहते हैं। उससे क्या होता है, उससे भाई वही अनाज तो हम लोग खा रहे हैं ना, तो उससे मुख्य रूप से कैंसर की बीमारियां उत्पन्न होने लगी। अब कुछ समय पहले हरियाणा से दिल्ली के लिए एक कैंसर ट्रेन के नाम से ही कैंसर के नाम से ही एक ट्रेन चला दी गई। इतने मरीज बढ़े, अगर आप वर्तमान में भी जाओगे तो वहाँ पर मुझे लगता है कि 10 से 20% जो कैंसर के मरीज हैं भारत में वो उस क्षेत्र में, यानी कि आपका जो हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी का क्षेत्र वहीं पर मिलेगा। रीजन क्या है कि वहाँ पे इतना जमीन में पेस्टिसाइड और आपके ये कीटनाशक घुसेड़ दिए हैं कि उत्पादकता, यानी कि जो अनाज आ रहा है उसमें कुछ बचा ही नहीं है, सब उसी में घुल गया, जिस कारण से कई सारे शरीर में जो आपकी बीमारियां हैं वो पनप रही हैं। दूसरी चीज क्या रही, जितनी भी फसल बोई जाएगी उसके लिए पानी चाहिए, और पानी कहाँ से आता है, जो आपकी धरती के नीचे है। तो ज्यादा पानी कंज्यूम हो रहा है, उससे क्या हो रहा है कि पानी का संकट भी बढ़ता जा रहा है। तो इस तरीके से कुछ साथ में मान लीजिए उस क्षेत्र के जो किसान हैं वो पैसे वाले होते जा रहे हैं। बाकी जैसे मैंने बताया कि उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल या कुछ और पूर्वी राज्य हो गए, वहाँ के जो किसान हैं वो बेचारे गरीब रहे। तो इससे क्या हो रहा है, इससे आपका आर्थिक असमानता बढ़ रही है, ठीक है। तो ये कुछ तत्व हैं जो निगेटिव इफेक्ट डाल रहे हैं हरित क्रांति के लिए, लेकिन मुख्य रूप से देखें इसको हम एक तरीके से सकारात्मक वे में देखते हैं तो कहीं ना कहीं भारत के लिए अच्छा ही हुआ।